नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स से स्वागत करता हूं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 12 लेक्चर्स पूरे कर लिए हैं। आज ही हम स्टडी करने चल रहे हैं, ये 13वां लेक्चर। तो आज कुछ और नई तरह की चीजों को और कुछ और नए क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, एक और थियरम कहो, रिजल्ट कहो, कुछ भी कहो, आपको ये चीज दिया गया कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCN इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। व्हाट इट मींस, n ऑब्जेक्ट्स आपके पास दिए गए हैं। आउट ऑफ NC0 का मतलब क्या हुआ कि n में से एक भी सिलेक्ट नहीं करना। NC1 का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ n 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। NC2 का मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ n 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। ऐसे NC3 NC4 अप टू सो ऑन NCN का मतलब क्या हुआ, n में से पूरा का पूरा n सेलेक्ट कर लेना। मतलब जितना दिया है उसमें से पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना। अगर इन सभी प्रोसेसेस को, नंबर ऑफ सिलेक्शंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो इनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो होनी चाहिए 2 टू द पावर n। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आओ पहले हम कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। ठीक है, दोनों के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ये सेलेक्ट होंगे या नहीं सेलेक्ट होंगे। ठीक है, सिलेक्शन के लिए मैं S लिख रहा हूं, नहीं सिलेक्शन के लिए N लिख रहा हूं, या रिजेक्शन के लिए R लिख रहा हूं। दो कंडीशन क्या बन सकती है? फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि पहला सेलेक्ट हो जाए, दूसरा रिजेक्ट हो जाए। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि पहला सेलेक्ट हो जाए, दूसरा भी सेलेक्ट हो जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहला रिजेक्ट हो जाए और दूसरा सेलेक्ट हो जाए। या फिर चौथी कंडीशन ये बनती है कि पहला भी रिजेक्ट हो जाए और दूसरा भी रिजेक्ट हो जाए। और कोई पॉसिबिलिटीज है? मेरे ख्याल से तो नहीं। अगर आपको लगता है तो आप मुझे बताइए। ठीक, अब आपने देखा कि ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 4। ठीक है, इन चारों में से सिंगल एक कंडीशन ऐसी है जब दोनों सिलेक्टेड है और एक कंडीशन ऐसी है जब दोनों रिजेक्टेड है। ठीक, और टोटल कंडीशन कितनी है? 4। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक की जगह मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, 1 2 एंड 3। प्रोसेस वही है, पहला सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, तीसरा रिजेक्टेड। पहला सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, तीसरा भी सिलेक्टेड। ठीक, पहला सिलेक्टेड ही है, अब दूसरा रिजेक्टेड हो, तीसरा सिलेक्टेड हो। पहला सिलेक्टेड, दूसरा रिजेक्टेड, तीसरा क्या हो जाए? रिजेक्टेड हो जाए। पहली फर्स्ट 2 कंडीशंस में ये दोनों फिक्स हैं, केवल ये चेंज हुआ। अगली 2 कंडीशन में क्या हो गया? ये सिलेक्शन से रिजेक्शन पे फिक्स्ड हो गया, फिर से दोनों फिक्स्ड हैं, ये चेंज हो रहा है। अब ये सिलेक्शन पे हो गया। अब पहला रिजेक्ट हो जाए, दूसरा सेलेक्ट हो जाए तो तीसरा या तो सेलेक्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, सेम कंडीशंस पे। तो 2 कंडीशंस ये बन गई। अगला स्टेप्स क्या होगा कि पहला क्या है? रिजेक्ट हो जाए, दूसरा क्या हो जाए? रिजेक्ट हो जाए, तीसरा सेलेक्ट हो जाए। ये ऑप्शन है। और अगला लास्ट कंडीशन क्या है कि ये रिजेक्ट हो जाए, ये रिजेक्ट हो जाए, ये भी रिजेक्ट हो जाए। इसके अलावा कोई भी और कंडीशन पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। अब आप जितना मर्जी ट्राई करके देख लो, आपको इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। इस टोटल, ये जो टोटल वैल्यू है दिस इज 8। इस 8 वैल्यूज में केवल एक कंडीशन ये ऐसी आती है जब सभी सिलेक्टेड है और एक कंडीशन ऐसी आती है जब सभी रिजेक्टेड है। ठीक है, और टोटल कंडीशंस कितनी आती हैं? 8। ये समझ में आ गया आपको? अब देखो, जा रहा हूं जैसे पहले 2 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन था, मतलब 2 में से एक भी नहीं लिया, 2 में से 1 लिया, 2 में से 2 लिया। अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो यही 3 चांसेस होते हैं कि 2 में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया, 2 में से 1 सिलेक्ट किया, 2 में से 2 सिलेक्ट किया। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? जरा आप मुझे देख के बताओ कितनी हो जाएगी? 2C0 की वैल्यू 1 होगी, 2C2 की वैल्यू भी 1 होगी, प्लस 2C1 की वैल्यू का मतलब ऊपर तो 2 रहेगा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू भी आपको कितनी आ जाएगी? 2। कैसे? हमने आपको बोला है NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1 होता है कभी भी। तो यहां पर देखो 2C0 2C2 इनकी वैल्यू 1 1 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2C1 की वैल्यू आप देखो क्या लिखोगे? 2C1, या फिर ऐसे समझो कि NC1 ऑलवेज n होता है। क्यों n होता है वो देख लो। जब भी आप देखो NC1 अगर आप लिखोगे तो सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू n-1। ऊपर से आपको n कॉमन लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही हो गई, n-1 फैक्टोरियल। ये कट जाएंगे और इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा n। तो कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट का अगर सिलेक्शन करना है तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ऑप्शन होंगे। मतलब अगर मैं 10C1 लिखूं तो आंसर 10 आएगा, अगर मैं 50C1 लिखूं तो आंसर 50 आएगा, अगर मैं 100C1 लिखूं तो आंसर 100 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही 2C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो इसको। अब आप यहां पर देखो, इन टोटल वैल्यूज को ऐड ऑन करो तो टोटल वैल्यू आपकी आ गई 4। कितनी आ गई? 4। क्लियर? अच्छा,
अगर इसी चीज को मैं 3 पर अप्लाई करूं तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। 3 से n की वैल्यू 3 से स्टार्ट किया तो 3 में से 0, 3 में से 1, 3 में से 2, 3 में से तीनों। अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। 3C4 हो नहीं सकता, 3C0 से पहले माइनस हो नहीं सकता, तो r की वैल्यू n से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि r इज ग्रेटर और इज इक्वल टू 0 लेस देन और इज इक्वल टू n। इस कंडीशन के बाहर नहीं जा सकता। तो यहां पर देखो 3C0 की वैल्यू 1, 3C3 की वैल्यू भी 1, 3C1 की वैल्यू हमने बताया NC1 की वैल्यू n होती है, तो यहां पर ये 3 आ जाएगा। 3C2 की वैल्यू आप निकालोगे, आप निकाल के देख लो, इसकी भी वैल्यू 3 आ जाएगी। कैसे? देखो 3C2 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो गया। तो यहां से जब आप ब्रेक करोगे, ऊपर 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और नीचे फैक्टोरियल 2 कट गया और आंसर आपको मिल गया 3। इसका मतलब कि NC1 की वैल्यू ही n नहीं होती है, NCn-1 की वैल्यू भी n ही होती है। ठीक है, NCn-1 की वैल्यू भी क्या होती है? n होती है। अब अगर आप कहोगे कैसे, तो आप ये भी देख लो, NCn-1 की वैल्यू भी, ये वैल्यू आ कितनी गई पहले आप देख लो, फिर मैं बताता हूं। ये हो गया 336 प्लस 2 8। ठीक है, तो 8 कंडीशन वहां भी आ रही थी और इसमें 4 कंडीशन यहां आ रही थी। देखो इसकी वैल्यू इतनी कैसे आएगी वो भी देख लो। देखो NC0 इज इक्वल टू NCn इज इक्वल टू 1, ये तो आपको पता है, मतलब किसी को भी नहीं लेना और सभी को लेने का तरीका एक हो गया। फिर NC1 इज इक्वल टू NCn-1 भी होता है। ये इज इक्वल टू कैसे निकालोगे भाई? अगर आपको याद हो तो हमने पहले ही लेक्चर में आपको बोला है कि NCr इज इक्वल टू NCn-r होता है। तो अगर NC1 है तो इसको NCn-1 क्यों नहीं लिख सकते? r की जगह 1 रख दो, तो NC1 इज इक्वल टू n-1, लेकिन वैल्यू देखनी है आप यहां पे देख लो। तो देखो क्या होगा, NCn-1 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 इंटू n माइनस n माइनस 1 था तो प्लस 1 हो गया, तो ये कट जाएंगे, प्लस 1 आ गया, फैक्टोरियल n अपॉन n-1 इंटू 1 आ गया। अब ये वैल्यू आप देखो क्या हो जाती है, ऊपर से n कॉमन ले लो, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ये वैल्यू कट गई, इसकी वैल्यू हो गई n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? इज इक्वल टू n के। ठीक, तो ये तो रिजल्ट आपने सीखा, आप पहले भी देखें, और भी रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन मतलब है यहां पे इस थ्योरम का। ये थ्योरम को हम देखो कैसे कर रहे हैं। जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, मतलब n इज इक्वल टू 2 लिया, तो रिजल्ट हमको 4 मिल रहा है। 4 का मतलब होता है 2 टू द पावर 2। जब हमने n इज इक्वल टू 3 ऑब्जेक्ट्स लिए, तो इसमें रिजल्ट हमको 8 मिलता है। 8 का मतलब हुआ 2 टू द पावर 3। मतलब आप देखो n की जो वैल्यू है वो यहां पावर में है। ठीक है, और ये 2 बेस क्यों है? क्योंकि हमारे पास दो ही चॉइस है, आइदर सिलेक्शन और रिजेक्शन। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से या तो मैं वस्तुओं को लूंगा या फिर नहीं लूंगा। ठीक, केवल दो ही ऑप्शन है। तो जब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट हो गया 2। अब इसकी पावर n होगी अगर मुझे n ऑब्जेक्ट्स लेने। जैसे 3 था तो 3 लिया, अगर मैं n इज इक्वल टू 4 लेता हूं तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 आ जाएगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 5 लेता हूं तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 2 टू द पावर 5। इसका मतलब कि ये वैल्यू 32 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जितनी n की वैल्यू है वही 2 की पावर में होगा। तो यहां पर n में से n सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे लेना है तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिजल्ट है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू सो ऑन NCn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से सभी को या तो सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर रिजेक्शन कर रहे हैं। अब इसी का एक कोरोलरी कह लो या इसी का एक सब रिजल्ट कह लो, आपसे ये कहा जाता है कि अगर सभी वस्तुओं में से हम या तो कुछ या सबको सिलेक्ट कर ही रहे हैं, रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं है। अभी तक क्या था, या तो सिलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, मतलब या तो लेंगे या फिर छोड़ देंगे। लेकिन अभी क्या है कि छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, हमें लेना ही लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू यहां पर नहीं हो सकती। बाकी सब में तो सिलेक्शन किया गया है ना, n में से 1 लिया, n में से 2 लिया, n में से 3 लिया, ऐसे n में से n लिया। सिर्फ एक ये कंडीशन ऐसी है जिसमें n में से 1 भी नहीं ले रहे। तो अगर ये हमें नहीं चाहिए तो इसको दूसरी साइड भेज दो। तो यहां से रिजल्ट आता है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू शो ऑन प्लस NCn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस NC0 की वैल्यू होती है 1। तो ये रिजल्ट 1 लिख दो। बस ये दो रिजल्ट्स हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो आप देखो। अमित हैज 6 फ्रेंड, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट एट लीस्ट वन ऑफ देम ऑन डिनर। मतलब अमित के 6 मित्र हैं, उनमें से एक अथवा एक से अधिक मित्र को वह रात्रि भोज पर कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो 6 दोस्त हैं, 6 में से क्या लिखा हुआ? एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक तो जरूर आएगा। ठीक है, तो उसके कितने तरीके हैं कि 6 में से केवल 1 को इनवाइट किया, या फिर 6 में से 2 को इनवाइट किया, या फिर 6 में से 3 को इनवाइट किया, या फिर 6 में से 4 को किया, या फिर 6 में से 5 को, या फिर 6 में से 6 को। ऑप्शनल है और, इसलिए सब जगह पर ये प्लस हो रहा है।
ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा तरीका वही है कि NC0 से NCN तक वैल्यू होती है 2 to the power n। मतलब कि यहां पर इसको अब सॉल्व करने से बेटर है इसको लिखो 2 to the power, ये n की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 to the power 6 हो गई टोटल। लेकिन उसमें 2 to the power n में नहीं भी बुलाने वाला ऑप्शन है, NC0 भी है, तो यहां पर NC0 नहीं है तो आप क्या करोगे, यहां पर -1 कर दोगे। अब 2 to the power 6 क्या होता है, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 हो गया 64 -1, तो रिजल्ट आ गया 63। टोटल 63 तरीके हैं वो अपने 6 दोस्तों को डिनर पे इनवाइट करे, उसके कितने मेथड्स हैं, टोटल 63। क्लियर, आ रही बात समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उसको आपको इस तरह से आंसर देना है। अब यहां पे ये वैल्यू इस तरह से नहीं दिया, उसने क्या बोला, एटलीस्ट 1, कम से कम एक को वो इनवाइट करेगा। ठीक है, अब इसी में एक जरा सा मैं चेंज कर दूंगा, तो फिर इस क्वेश्चन का क्या, मैंने क्या चेंज किया, मैंने एट लीस्ट की जगह कर दिया एट मोस्ट ऑल किया, या एट मोस्ट 6 करते तो 6 का कोई मतलब ही नहीं, जब सभी हैं ऑल ही है तो एट मोस्ट ऑल ऑफ देम, अगर सब ज्यादा से ज्यादा सभी को वो डिनर पे इनवाइट करे, उसके कुल कितने तरीके हैं। तो अब आप देखो कि क्या है, अमित के जो 6 मित्र हैं उनमें से ज्यादा सभी मित्र को वह रात्रि भोज पर कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। 2 वर्ड आते हैं, कम से कम यानी एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा मतलब एटमोस्ट। कम से कम एटलीस्ट का मतलब होता है कि वो मिनिमम वैल्यू है, उससे ऊपर सभी हो सकते हैं। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको दी हुई है और उससे कम सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सभी मतलब मैक्सिमम 6 out of 6, उससे कम सभी मतलब 65, 64, 63, 62, 61। और इस कंडीशन में यह भी हो जाएगा कि अगर अमित का मन नहीं भी हुआ तो वो किसी को भी नहीं बुलाएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है, मिनिमम की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 से 0 हो सकती है। तो इस कंडीशन में यहां पर ये -1 नहीं होगा, अगर ये -1 नहीं होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 64। बस केवल एक ही चेंज हुआ, हमने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा सबको वो बुला सकता है। तो इसका मतलब कम से कम क्या होगा कि वो किसी को नहीं बुलाए, सबको बुला सकता है, 5 को बुलाए, 4 को बुलाए, 3 को बुलाए, 2 को बुलाए, 1 को बुलाए, किसी को ना बुलाए। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि एट मोस्ट ऑल की जगह पर हमने मान लिख दिया कि ज्यादा से ज्यादा वो 5 लोगों को बुलाएगा। कितने लोगों को बुलाएगा, मैक्सिमम 5। तो अब 5 या 5 से कम, तो ज्यादा से ज्यादा जो यहां पर हमने लिखा हुआ है सभी को, ये सभी की जगह पे क्या कर दो आप कि ज्यादा से ज्यादा वो 5 लोगों को डिनर पे इनवाइट करेगा। मतलब ये कि ये कंडीशन हुई टोटल, ज्यादा से ज्यादा 5 या फिर 4 या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1 या फिर कोई नहीं। अब ये 6C6 इस कंडीशन में ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 6C6 को आप यहां से हटा दो। और जब आप जानते हो कि +6C6 था तब ये वैल्यू थी, अगर आपने 6C6 को यहां से हटा दिया तो इसका मतलब इस साइड में जाकर के 6C6 माइनस होगा, और 6C6 की वैल्यू यानी NCN की वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में फिर से आंसर 63 आ जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में? ठीक, तो इस रिजल्ट का यूज करके आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेकर के हम आते हैं आपके पास में। ठीक, प्लीज सारे वीडियोस को देखिए और सभी एक्सरसाइज को टाइम टू टाइम प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और प्लीज बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी, उतने अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने।